लेक्चर 20। पेज 1। राज्य हड़प की नीति। 1848 में लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया। डलहौजी को वास्तव में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार को पूरा करने के लिए भेजा गया था। अतः डलहौजी ने जो भी नीतियां अपनाईं वे सब साम्राज्य विस्तार को लेकर थीं। 1848 में ही डलहौजी ने इस नीति को लागू किया। इसका अर्थ था भारतीय शासकों के द्वारा गोद लिए गए पुत्रों को उनका उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया जाएगा, अर्थात यदि बिना पुत्र के राजा की मृत्यु हुई तो यह राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। इस नीति ने भारतीय राज्यों में असंतोष उत्पन्न कर दिया। ये नीति 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण बनी, परंतु ये ब्रिटिश सरकार का नया उपकरण नहीं था। पेज 2। 1834 में कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस पर विचार कर चुका था, परंतु इसे 1848 में लागू किया गया था। इस नीति के द्वारा 7 राज्यों को हड़पा गया था। 1. सतारा 1848, 2. जैतपुर 1849, 3. संभलपुर 1850, 4. बघाट 1850, 5. उदयपुर 1852, 6. झांसी 1853, 7. नागपुर 1854। इस नीति के द्वारा ही भारत का एकीकरण पूरा हुआ। 1858 के अधिनियम के पश्चात इसे समाप्त कर दिया गया। पेज 3। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था डायग्राम का विवरण। यह एक संरचनात्मक चार्ट स्ट्रक्चर चार्ट है जो ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य बिंदुओं को दर्शाता है। इसमें निम्नलिखित उपशीर्षक दिए गए हैं। भूमिका। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 चरण 1757 से 1947। ब्रिटिश राजस्व व्यवस्थाएं। धन के निष्कासन का सिद्धांत। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। भूमिका। प्राचीन काल से ही भारत विदेशी व्यापार में उन्नत अवस्था में रहा है। सिंधु सभ्यता और मौर्य काल में भारत का व्यापार अत्यधिक समृद्ध था। मध्यकाल के दौरान मुगल काल में भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे स्तर पर रही थी और विदेशी व्यापार मसाले, सूती कपड़ा और नमक तथा चीन, सोरा और नील इत्यादि का व्यापार होता था। 1757 में प्लासी के युद्ध के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था की लगभग 1/4 या 25% थी, परंतु प्लासी के युद्ध के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बन गई। पेज 4। यहाँ औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का अर्थ है ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण के अधीन अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 चरण। भारतीय अर्थशास्त्री रजनी पामदत्त ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 चरण बताए हैं। अर्थव्यवस्था का ये वर्गीकरण उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में किया है। डायग्राम का विवरण। ये एक फ्लोचार्ट है जो 3 चरण को समय और आर्थिक विचारधारा के आधार पर वर्गीकृत करता है। प्रथम चरण 1757 से 1813 वाणिज्यवाद। द्वितीय चरण 1813 से 1858 औद्योगिकीकरण मुक्त व्यापार। तीसरा चरण 1858 से 1947 वित्तीय पूंजीवाद। प्रथम चरण में ब्रिटिशों ने वाणिज्यवाद की नीति को अपनाया था। प्लासी के युद्ध से पहले ब्रिटिश भारत में केवल व्यापार पर आधारित थे और वे भारत में निवेशक की भूमिका में थे। पेज 5। परंतु प्लासी के युद्ध के बाद वे राजनीतिक शक्ति के तौर पर उभरे और उन्होंने वाणिज्यवाद पर बल दिया। इसका अर्थ था कि वे भारत से सस्ते दामों में तैयार माल खरीदते थे और महंगे दामों पर यूरोप के बाजारों में बेच देते थे। 1764 के पश्चात उन्होंने भारत से ही राजस्व वसूल करके माल खरीदना प्रारंभ कर दिया, अर्थात वे बिना अतिरिक्त निवेश के ही राजस्व इंग्लैंड भेज रहे थे। इस राजस्व के कारण इंग्लैंड अमीर और भारत गरीब होता चला गया। परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। इसी समय बंगाल में वित्तीय संकट भी उत्पन्न हो गया। द्वितीय चरण। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का द्वितीय चरण 1813 में प्रारंभ होता है। इसे औद्योगिक मुक्त व्यापार का चरण कहा जाता है। इस चरण में भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की पूरक बन गई थी। भारत को कच्चे माल का स्रोत बनाया गया। वास्तव में 1813 के चार्टर अधिनियम से एक तरफा व्यापार की अनुमति मिली थी। पेज 6। पहले कच्चा माल जैसे कपास, नील, नमक इत्यादि ब्रिटेन ले जाए जाते थे। मशीनों से माल को तैयार किया जाता था और उसे वापस बेचने के लिए भारत लाया जाता था, अर्थात भारतीय बाजार मशीनीकृत माल से भर दिए गए। इसका परिणाम ये हुआ कि 1. भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश हो गया। 2. कार्ल मार्क्स अपनी पुस्तक
द नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में कहते हैं कि 1850 के आसपास भारत में कोई भी उद्योग नहीं था और भारतीय बुनकरों की हड्डियां बाजार में बिखरी पड़ी थीं, क्योंकि भारतीय व्यापारियों ने भारतीय और विदेशी दोनों व्यापार खो दिए थे। 3. विदेशी बाजारों में भी भारतीय वस्तुओं पर 200% तक का आयात शुल्क लगाया गया। इस चरण के कारण ही भारत में बहुत गरीबी बढ़ गई और भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यधिक कमजोर हो गई। इसी चरण में भारत में खाद्य फसलों की कमी होने लगी, फलतः भारत में भारी संख्या में अकाल पड़ी। पेज 7. 3 कठिया पद्धति की शुरुआत भी इसी दौरान की गई, जिसमें किसान अपनी भूमि के फ्रैक 3 बीज भाग पर नील की खेती करता था।